शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है रे ऑप्टिक्स। तो वेटेज देख लीजिए, ये 2022 में है। देखिए थोड़ा बहुत वेटेज आपकी हर साल वेरी कर जाती है। ये आपके पास 2022 का है 8%, नियर अबाउट 8-10% रहता ही है ऑप्टिक्स का कंप्लीट, जिसमें रे और वेव दोनों आता है। ठीक है, अब ये आपका वेटेज है 2010 से लेकर के 2022 तक। आप देख रहे हो रे ऑप्टिक्स में 2, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 3, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका वेव ऑप्टिक्स में 2, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 2, तो 3 और 2 इतना सवाल वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये सोचो 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने वाले हैं, तो काफी हाई वेटेज है इस चैप्टर का और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनसे आपको गो थ्रू होना है, फॉर्मुलाज रिवाइज रखने हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो फैक्ट्स हैं उनको अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ और उनको लास्ट तक रिवाइज करते जाओ। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, सो अभी देखो सिलेबस में क्या कट हुआ है, मैं आपको वो बता देती हूँ। अभी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चीजें आपकी कट हुई है। ये आपका कंप्लीट ऑप्टिक्स मैम नीट का ना? हाँ नीट का, ये कंप्लीट ऑप्टिक्स है। ठीक है, ये आपको इतना सारा पार्ट करना है, तो इसीलिए लेंथी चैप्टर है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां भी हमें बहुत टाइम लगा था, यहाँ पर भी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब सबसे पहले ये वाला पोर्शन कट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एंड सनराइज एंड सनसेट। और मतलब आई थिंक ये सबसे इंटरेस्टिंग भी होता है, सबसे इजी भी होता है, बट ये इन्होंने काट दिया है। इसके बाद आपके पास आता है ह्यूमन आई। ये वाला जो पोर्शन है ये कट है, इमेज फॉर्मेशन, accommodation, correction of eye defects, myopia, myopia and using lenses। तो ये वाला चीज कट है आपकी सेकंड। ठीक है, इसके बाद proofs और flaws of reflection and refraction, ये वाला पार्ट कट है, using Huygens principle। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये वाला पार्ट कट है इतना। ठीक है, ऐड कुछ भी नहीं हुआ, ये छोटे मोटे टॉपिक्स उन्होंने कट किए हैं, क्योंकि देखिए जो करेक्शन है, आई थिंक करेक्शन तो आप 9th-10th में भी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस, ये भी आप 9th-10th में पढ़ते हो। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, ये थोड़े से डेरिवेशन टाइप थे, वो उन्होंने काट ही दिए हैं। एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नहीं नहीं, बोर्ड का नहीं है बेटा, ये नीट का है। बोर्ड का आपको अलग से चेक करना पड़ेगा, डिलीटेड वाला आप जाके एनसीईआरटी वाली साइट पे देखोगे। यस बोलिए मैम, नीट में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कट है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप बोल रहे हो, लाइक माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो तो है। ये रहे देखो, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लेकिन ये जो ह्यूमन आई और इनसे रिलेटेड है वो कट है। ठीक है, ओके मैम। ये वाला पार्ट कट है जो मैंने ऐसे लाइन लगा रखी है, और इट इज नॉट फॉर बोर्ड, इट इज फॉर नीट एग्जाम। क्लियर है? ये आपको Yes, पीपीटी आप इसमें चेक कर सकते हो बाद में। आई थिंक आपके ग्रुप पे मैंने भेजा नहीं, कोई नहीं। आपको कल मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगी, उसके अंदर डिलीटेड टॉपिक्स अलग से मेंशन्ड है हर चैप्टर के, कोई एडेड भी है तो वो भी मेंशन है। तो कोई भी एक स्टूडेंट मुझे याद भी दिला देना। ठीक है, आप मुझे याद दिलाओगे आज आज 10 मैम बजे। आपके पास फिजिक्स है या तीनों सब्जेक्ट्स? फिजिक्स है बेटा, ओके मैम। या फिजिक्स का है मेरे पास। बाकी आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से बात कर सकते हो, आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपके पास वो आया है, आई थिंक जो एक ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी आया है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। चले आगे, आपकी जो भी अदर प्रॉब्लम है बेटा आप मेरे से कल कांटेक्ट करेंगे 12 बजे के बाद। अभी चलते हैं हम लोग, आज जो हम लोग पढ़ने वाले, सबसे पहले तो एक बेस क्या है, मतलब लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, 9th-10th में आप पढ़ते आए हो। ठीक है, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे।
ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, सो ये लेक्चर करने के बाद आप लोग प्लेन मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। होमवर्क सेक्शन में 8 क्वेश्चन है, ठीक है, वो 8 क्वेश्चन आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है, जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर है, इनसे रिलेटेड ही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की। सो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 हिस्सों में पढ़ी जाएगी। पहला, ऑप्टिक्स के आपके 2 पार्ट्स हैं। पहला आप पढ़ेंगे रे ऑप्टिक, सेकंड आप पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक। और रे ऑप्टिक्स में भी जो सेक्शन 1 है उसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ये हमारा मोटा मोटा ओवरऑल ओवरव्यू है कि पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में भी सबसे पहले मिरर्स, प्लेन मिरर्स, देन हम स्फेरिकल मिरर्स की तरफ जाएंगे। सो यस, सबसे पहला दीपांशु ने सवाल खुद ही पूछ लिया है, मैं पूछने वाली थी। ऑप्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। ओके, ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science that deals with study of light. लाइट के बारे में आप पढ़ते हैं। लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज हैं, लाइक रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, अलग अलग आपके पास है, जैसे मिरर है, स्फेरिकल आपके पास लेंसेज हैं, या फिर आपके पास इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है। ये सब जो फिनोमिना है लाइट के, ये हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस दीपांशु? मैम लाइट का पोलराइजेशन का क्या मतलब है मैम? लाइट का पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे। आपके पास लाइट वेव जो होती है, एक मिनट मैं ही ऑफ करती हूँ बेटा। हाँ जी, जो लाइट वेव होती है वो कौन से नेचर की होती है? जो लाइट वेव होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं, एंड प्रोपगेशन जो हो रहा है लाइट का उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस तरफ डायरेक्शन जो आपके पास लाइट का डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो समथिंग लाइक दिस, मान लो ये आपके पास है ऐसे, ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे, मतलब एक तो ऐसे चल रहा है और एक आपके पास ऐसे चल रहा होता है, और लाइट ऐसे चल रही होती है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम होता है एक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसमें आपके पास आती है गामा, गामा रेस, फिर आपके पास आती है, बताइए किसी को याद है, एक्स रेस, यूवी रेस, फिर आपके पास आती है विजिबल लाइट, देन आपके पास आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ऐसे अरेंजमेंट होता है। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहे होते हो तो आपके पास वेव लेंथ डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। पेपर करके आया ना, इसमें आया ना आपका सिलेबस में, लैम्डा इंक्रीज करता है, एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो ये आपको सीक्वेंस थोड़ा याद होना चाहिए, गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल लाइट। हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो ये वाला सेक्शन है, विजिबल लाइट, ठीक है। इसमें विबग्योर ये आता है। किसी को रेंज पता है विजिबल लाइट की? रेंज पता है क्या रेंज होती है आपके पास वेवलेंथ के लिए?
400 से 700 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में आपके पास, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो एग्जैक्ट होती है आपके पास, एग्जैक्ट जो होगी आपके पास ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप ओवरऑल बताएं तो जो आप लोग बता रहे हैं सभी वो करेक्ट है। आपके पास ये रहेगा 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम ले लीजिए, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर भी चलेगा। क्लियर है सबको? तो ये रेंज, हम ये वाली रेंज में जो लाइट्स आती है हम लोग एक्चुअली वो पढ़ रहे हैं। लाइट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, वैक्यूम में भी चल सकती होती है, ठीक है। और इनका जो रेंज होता है वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है यहां तक सबको? एनी डाउट? हाँ, तो जो पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, तो लाइट की डायरेक्शन को किसी एक डायरेक्शन, लाइट है आपके पास, मान लीजिए उसका अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे चल रही है, लेकिन हमारे तक जो लाइट आ रही है, सपोज हमको एक ही डायरेक्शन में लाइट चाहिए है, तो हम लोग पोलराइजर्स यूज करते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो पोलराइजेशन हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस होल चैप्टर, वहां पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। जैसे हम लोग चश्मे लगाते हैं, ठीक है, मान लो अगर मैं लैपटॉप बहुत यूज करती हूँ तो ऐसे चश्मे बने हैं कि वो जो ब्लू रेज आ रही है उनको काट दे, ठीक है। तो इस जगह पर आपके पास पोलराइजर है, वो प्रोसेस पोलराइजेशन होता है। या ओके, अभी लिखते हैं बड़ा। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन में समझ में आया? तो ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि हमें विजिबिलिटी देती है। हम देख पाते हैं चीजों को, विजिबिलिटी, चीजों को देख पा रहे हैं ना। अगर मैं सब चीजें बंद कर दूं, क्या देख पाओगे कुछ भी? या टू रिस्ट्रिक्ट द लाइट रेज इन सर्टेन डायरेक्शन, यू कैन से दैट। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा सा रे ऑप्टिक और वेव ऑप्टिक में फर्क क्या होता है। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा मुझे? आप लोग पेपर देके आए हैं, क्या पता है आपको? कुछ भी पता है? नेचर का डिफरेंस होता है। ट्रांसवर्स इन नेचर, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव ऑप्टिक्स नहीं था, ओके, रे ऑप्टिक्स था। चलो मैं बताती हूँ क्या होता है। आपका फर्क होता है डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपके यूज होते हैं रे ऑप्टिक्स में। इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक के नाम से भी जानते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। ये हो गया वेव ऑप्टिक्स। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मिरर है, ठीक है, लेंसेज हैं, ठीक है, टेलीस्कोप है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट्स है, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जिनकी हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये सब डील कर रहे हैं। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका जो डायमेंशन है, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अभी देखो वेवलेंथ कहाँ थी हमारे पास? एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, 10⁻⁹, 10⁻⁻10, ठीक है, कितनी छोटी है। और हमारे जो डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, मिरर्स हैं, लेंसेज है, टेलीस्कोप है, कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर आपके इनके डायमेंशंस उस वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जो फिनोमिना आप देख रहे हो ना रे ऑप्टिक्स में, ये आप नेकेड आई से देख पा रहे हो। फिनोमिनास आर ऑब्जर्व्ड बाय नेकेड आईज। नेकेड आईज, ठीक है।
एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन या पेंसिल को एक ग्लास में डाल दिया तो आपको दिखता है वो बेंड हो रखी है एक पॉइंट पे, ऐसे टूटी हुई सी लगती है। या कॉइन है, कॉइन आपको उभरा हुआ सा लगता है पानी में, रिफ्लेक्शन है, को आप देख पाते हो अपने मिरर्स में, इमेजेस को देख पाते हो। तो दीज फिनोमिना आर विजिबल बाय नेकेड आइज, यू आर एबल टू सी देम, ऑब्जर्व देम। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं होता। फिनोमिनन्स आर नॉट observed by naked eyes। मतलब कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, लेकिन जनरल डेली बेसिस पे आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इसका हम लोग यहाँ अगर कंपैरिजन करें तो डायमेंशन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का इन वेव ऑप्टिक्स, दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो आप यहाँ लिखेंगे डायमेंशंस of objects is comparable to wavelength of light। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC। ठीक है। इसमें हम लोग जो स्लिट विड्थ लेते हैं, स्लिट विड्थ लेते हैं, बहुत ही पतली सी एक विड्थ देते हैं जिसमें से लाइट पास करती है। ठीक है। तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है दैट इज कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। लेकिन जो आप रे ऑप्टिक्स में देख रहे हो, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डायमेंशन काफी बड़ा होता है। क्लियर है सबको? ये छोटा सा एक, मतलब आप डिफरेंस समझ सकते हो डायमेंशंस के फॉर्म में और जो आप ऑब्जर्वेशंस कर पा रहे हैं उसकी फॉर्म में। क्लियर है सबको? ओके। जिसके भी डाउट्स हैं होल्ड ऑन, हम लास्ट में सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी तो बेसिक ही है, डाउट्स आपके भी बहुत सारे आने वाले हैं, इकट्ठा रखो देन आगे चलते हैं। अब रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या, रे से आपको समझ में आता है, रे से आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है, एक लाइन से आपने रिप्रेजेंट किया, दिस इज रे। ठीक है। कुछ पॉइंट्स जैसे आपको पता होने चाहिए, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इसके बाद पाथ ऑफ लाइट को हम रे से दिखाते हैं, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। कलेक्शन ऑफ रेज क्या होता है? बीम। कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। आई थिंक आपने 9th-10th में भी देखा होगा, हम लाइट की डायरेक्शन को दिखाते हैं ऐसे लाइनों से, रेज से। एक एरो होता है, एरो से पता लगता है कि किस तरफ जा रही है। और बहुत सारी रेज को आप इकट्ठा ले लें इस तरह, तो ये आपके पास एक बीम है। क्लियर है सबको? या स्पीड ऑफ लाइट इज 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर बताया करो, मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सबसे पहला लॉ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग ले लेते हैं एक मिरर। ठीक है। ये हमने एक मिरर ले लिया और कोई भी आप एक लाइट रे को इंसिडेंट कराइए, इस पे फॉल कराइए। मान लीजिए ये मैंने इस पे एक लाइट रे फॉल कराई। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर लाइट रे टच कर रही है सरफेस को, हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल। ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन मतलब वो सेम मीडियम में वापस चली गई, यानी ये आपके पास क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। अगर एग्जैक्टली एंगल बराबर दिखाना है तो थोड़ा सा ड्राइंग ठीक करनी पड़ेगी। और ये मान लीजिए आपके पास, ये आपके पास होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल है विद नॉर्मल आई और ये जो एंगल है रिफ्लेक्ट होने के बाद विद नॉर्मल, ये दोनों बराबर होते हैं।
और ये सिर्फ मिरर के लिए ही ट्रू नहीं है, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन है, इट इज ऑलवेज ट्रू। जहां पर भी रिफ्लेक्शन है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन। नॉर्मल क्या होता है आपके पास? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर लाइन टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ जी, कहा थे हम? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या होता है आपके पास? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सभी सेम प्लेन में होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये आपका सरफेस था जिसके ऊपर इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे गई, और इसके ऊपर आपके पास क्या है? नॉर्मल। ये तीनों जो हैं कौन से प्लेन में है? क्या वो इस सरफेस के प्लेन में है या वो इस प्लेन में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बताओ। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आवाज क्लियर है मेरी? ऑप्शन बी, यस। ये आपके इस सरफेस में है, इसमें नहीं है। इस पे ये फॉल कर रहा है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल हो गया। तो जिस प्लेन में ये तीनों हैं वो प्लेन कौन सा है? ये वाला। क्लियर है? आपका लिंक क्या है? कहाँ है ऑप्शंस? मैंने बोला ऑप्शंस दोनों। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा, कोई नहीं, चलिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अच्छा, ये दोनों लॉज ऑलवेज ट्रू है। अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसमें दो पार्ट्स है हमारे पास। एक आपके पास है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक आपके पास है बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो सपोज आपके पास, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपकी सुंदर सुंदर आंखें जो यहां से देख रही हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां से कोई एक लाइट रे गई, सपोज यहां गई। ठीक है, यहाँ आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जहां इंसिडेंस हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। ओके, सपोज यहां से एक नीचे की तरफ गई, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमको इमेज कैसे दिखाई देती है मिरर्स में? जब हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यहां, ये हमको ऑब्जर्व होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली मीट नहीं कर रही रेज, तो यहाँ पर आपके पास जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज है। और जितना डिस्टेंस पे आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उतना ही डिस्टेंस पे आपके पास क्या होता है? इमेज होती है मिरर के अंदर। मिरर के अंदर इमेज बनती है। ठीक है, जितना आपके पास आप ऑब्जेक्ट दूरी पे खड़ा है उतनी ही इमेज अंदर मिरर के दिखाई देती है। क्लियर है सबको? वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। अभी तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट मिल रहा है। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी ही हाइट आपके पास इमेज की होती है, सेम हाइट होती है। क्लियर है बात सबको? हाँ, यस, ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए डिस्टेंस सेम होगा। दिस इज योर इमेज एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो जितना ऑब्जेक्ट आगे रखा है, जितना दूरी पे रखा है, उतनी ही पीछे आपके पास इमेज बनती है। हमें एक्चुअली में ये अपीयर होती है, मतलब एक्चुअली में रेज कहीं मीट नहीं हो रही,
इसलिए हम उसको वर्चुअल इमेज कर रहे हैं, जिसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं। आप एक बात सोचिए कि आप कोई मान लीजिए आप भी मिरर में देखते हो, तो आपको जो लाइट रेज है वो अपीयर हो रही है, मतलब आपको जो इमेज दिख रही है वहां से लाइट रेज आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ गए, ये हमको नहीं दिखती है। हमको जो, जैसे हमने पानी में भी खुद को देखा, मान लो किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, मिरर का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि क्या होता है, कि भाई रिफ्लेक्शन भी कोई चीज होती है। तो अगर हम किसी भी शाइनी सरफेस पे देख रहे हैं या वाटर में देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि वहां पर कोई खड़ा है, हमें लगता है कि उससे लाइट रेज आ रही है, ठीक है। ये जो जा रही है ये तो ठीक है, ये तो एक फिनोमेना है कि ऐसे जाएंगी फिर वो आपके पास वर्चुअली पीछे से मिलेंगी। तो हमें जो दिखती है वो वर्चुअली दिख रही है, यहाँ पे हमारे इल्यूजन है ये दिमाग में। क्लियर है सबको? सो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट आया वर्चुअल इमेज का, सेम साइज का, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्चुअल इमेज, सेम साइज, और आपके पास होता है सेम हाइट का। यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट है, तो हमारे पास पॉइंट ही मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली जहां रे मिलती है बेटा, वहां बनती है आपके पास रियल इमेज, पर एक्चुअली में आपके पास रे नहीं मिल रही, वो शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके गई है, देन उसको पीछे से हमें अपीयर हो रही है वो मिलते हुए, तो इसलिए हमको वो वर्चुअल इमेज लग रही है। यस, अगर वो एक्चुअली में मिलती, आपको याद है रे डायग्राम जब आप बनाते हैं इस तरीके से, कुछ भी मान लो लेंस के आगे बनाते हो, तो आप ऐसे ऐसे करके कुछ कटती है, जहां रेज काटती है वहां इमेज बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास रेज कट नहीं कर रही है ना, अपीयर हो रहा है कि वो वहां से आ रही होंगी, इसलिए हम इसको वर्चुअल बोलते हैं। क्लियर है? इमेज बन रही है लेकिन वो एक्चुअली में कट नहीं कर रही है खुद को, इसलिए वर्चुअल वर्ड है। क्लियर है? अब इसके बाद इसका एक प्रूफ भी है। किस चीज का प्रूफ है? कि ये जो ऑब्जेक्ट जितना लेंथ पे आगे रखा है उतना ही लेंथ पे पीछे इमेज बन रही है। यस, एक वर्ड है इमेजिनरी। वर्चुअल इमेजेस को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते क्योंकि वो रियल नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पे आप रियल इमेजेस को ले सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस को नहीं ले सकते। ओके, अब यहां देखिए, प्रूव दैट इमेज इज फॉर्म्ड एज फार इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? फॉर एग्जाम्पल देखिए, इमेज बनाने के लिए 2 रेस तो चाहिए, ठीक है। एक तो मान लीजिए मैंने ये ले ली, ये इंसिडेंट है, और ये मान लो आपके पास ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये आपका नॉर्मल होगा, और इमेज बन रही है सपोज यहाँ पर कहीं अपीयर हो रही है हमें ऐसे। और एक मैं रे ले लेती हूँ नॉर्मल वाली, नॉर्मल। अच्छा, एक पॉइंट ये भी मिस हो गया हमारे पास, अगर नॉर्मल पे कोई लाइट गिरती है तो वो नॉर्मल पे ही वापस चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यू नो दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। जब नॉर्मल पे गिर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, नॉर्मल के साथ वो क्या एंगल बना रही है? 0 एंगल बना रही है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ क्या बना रही है? 0 ही बनाएगी। तो उस केस में जैसे आती है वैसे ही चले जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अगर वो 0 बना रही है तो 0 पे ही वापस चली जाएगी। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें जो हमें समझ में आती है। एक तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक जेड बन गया, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल आपके पास क्या है? नॉर्मल है, तो ये 90 हो गया, और ये एंगल आपके पास हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। अभी आप लोग कॉनकेव कन्वेक्स पे नहीं जाओ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आपने कर रखा है तो एक रिवीजन हो जाएगा, नहीं कर रखा है तो इसको सुन लो, नहीं तो सब कुछ ऑप्टिक्स में आप लोगों को मिक्स हो जाएगा। टॉपिक वाइज चलते हैं, ठीक है। फिर जब कुछ चीजें कर लोगे देन यू विल बी एबल टू रिलेट एवरीथिंग, ठीक है। सब पढ़ेंगे हम, कॉनकेव लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, प्लानो कन्वेक्स लेंसेज, मिरर्स, सारी चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो ना पेपर में, इसलिए कुछ कुछ याद आ रहा है। सो एक बार उसको दिमाग को क्लीन करो, क्लीन स्लेट करो, और चीजों को दोबारा से सुनो। हाँ, मिल जाएंगे बेटा, अभी आ जाओ इसमें। अब देखिए, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं
तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। और ये नॉर्मल वाला लाइन है तो ये एंगल 90 हो गया और ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा होगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल और एक कॉमन साइड भी है। सो अगर आप यहाँ पर ए एस से भी लगाओ तो ए एस से कॉन्ग्रुएंसी से आप बोल सकते हो कि ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर हो जाएगी। ये अगर एल है तो ये भी एल हो जाएगा। ये इसका एक प्रूफ हो गया, मतलब ये डायग्रामेटिकली ही आप प्रूफ कर सकते हो आराम से। आपने दो रेज लेनी है, एक आपने इस ऑब्जेक्ट से ऐसे डाली रैंडम कहीं पर भी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हुई, उसको हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया एक पॉइंट के लिए, और एक मैंने नॉर्मल ही ले लिया। दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए हमने देखा कि सारे एंगल सेम बन रहे हैं। दोबारा बताती हूँ, यहाँ पर जब आपने इसको फॉल कराया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बराबर होंगे। फिर आपने देखा कि यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ये देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये आपके पास नॉर्मल वाली लाइन है, नॉर्मल टू द सरफेस पे कोई भी लाइट रे आती है तो उसी पे रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, तो इस पे जा रही है। ये आपके पास 90 एंगल होगा, ये थीटा, ये 90, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। आप सॉल्व करेंगे तो थर्ड आपके पास 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये थीटा है तो यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है ऐसे करके यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, और ये कॉमन साइड है, ए एस से कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। सो उस केस में आपके पास ये मान लो ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपके पास ए ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूफ कि जितना आगे रखी है उतना ही आपके पास पीछे इमेज बन रही है। क्लियर है? थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो ये बात। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, देखो क्वेश्चन से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आप मुझे बना के देखो कॉपी में। अगर ये आपके पास मिरर है सपोज, ठीक है, और मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पे रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा? आप इमेज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके इमेज बनाने के, आपको पॉइंट दे देंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे देंगे, पूछेंगे इमेज कैसी बनेगी। तो एक बात याद रखो, सबसे पहले आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप परपेंडिकुलर, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सरफेस। ऑब्जेक्ट से आप सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये है आपके पास, और जितना आपके पास डिस्टेंस यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है, पहले ही दे रखा है, वो परपेंडिकुलर ही है ऑलरेडी। तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अब आप पीछे इमेज बना देंगे। ये आपके पास 2 मीटर हो गया, ये आपका आंसर होगा। ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सरफेस, तो जितना ऑब्जेक्ट आगे रखा है उतना ही ऑब्जेक्ट इमेज जो है पीछे आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। एक और करके देखिए, अगर मैं ऐसे रख देती हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास मिरर है और सपोज ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ करो सारे जने, अपनी अपनी कॉपीज में ड्रॉ करो, कैसे करोगे? ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सरफेस। हाँ विभा, मैंने ये बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन जैसे आते हैं, आपको ऑब्जेक्ट बना के दे दिया और इसका इमेज बना के दिखाओ, प्लेन मिरर की बात कर रही हूं मैं अभी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डालना है सरफेस पे। अब आप जब सरफेस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अब आप पीछे बना दो, परपेंडिकुलर लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, जितना इधर है उतना ही पीछे दिखा दो, ठीक है। बना भी दिया, ओके ग्रेट, शैली दिखा भी रही है। चलिए अब आप चेक करिए, देखिए किसी ने अगर ऐसे कर दिया है तो वो तो हो गया गलत, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। आप कैसे बनाएंगे? अगर ये आपके पास है तो परपेंडिकुलर है, ये जो भी एक्स वाई जेड वैल्यू है उतना ही आपके पास पीछे बन जाएगा ये, ठीक है। ये आपके पास इमेज ऐसे बनेगी,
अगर इसका रे डायग्राम मुझे बनाना है तो क्या करना है, देखो रे डायग्राम जब भी आपको प्लेन मिरर में बनाने पड़े ना, तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट लगा के ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, जितना आगे है उतना पीछे बना दिया आपने, परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दिया। अब आप क्या करो, कोई भी एक यहाँ पर रे आप इंसिडेंट कराओ, आपको पता ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसको आप पीछे की तरफ यहाँ पर एक्सटेंड कर दो। जैसे यहाँ पर भी आप कोई भी एक रे जो है आप डाल सकते हो, आपको पता है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, ये आपके पास एक रे डायग्राम हो गया। क्लियर है? पहले इमेज बना लो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, और फिर उसके हिसाब से पीछे उसको मर्ज कर दो। ठीक है, एक और करते हैं, चलिए ये वाला करके दिखाइए आप लोग। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। आपके पास ये है मिरर, ठीक है, और यहां पर रखा है आपका ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करें, क्या इमेज बनेगी, यस और नो? सबसे पहले ये बताओ, क्या इमेज बनेगी? दीपांशु ने बोला यस बनेगी, कुछ नो आए हैं। तो जिसको लग रहा है बनेगी, जरा एक बार बनाओ कॉपी में, सभी बच्चे कॉपी में बनाएंगे। विजुअल रीजन में नहीं होगा, नहीं रफ, वो रफ नहीं है, वो पॉलिश दिखा रखा है। जो आपको ये ऐसे ऐसे दिखा रखे ना डंडे, इसका मतलब ये है कि वो पॉलिश्ड सरफेस है। या ये आप बोल सकते हो कि आपका जो व्यू है वो क्या है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये आप बोल सकते हैं। नॉट इन विजुअल रीजन, एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात तो इसको एक्सटेंड कर दो, साइमा ने बहुत सही आंसर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जितना आपके पास, इसको एक्सटेंड किया, अब इससे आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करेंगे, जितना भी यहाँ पर डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपके पास पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आपको इसका रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से सपोज आपके पास गई कोई भी लाइट रे, ये आपके पास रिफ्लेक्ट हो गई, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो। अब नॉर्मल नहीं बना सकते हम लोग, जैसे यहाँ पर तो हम नॉर्मल से भी दिखा सकते थे तो भी यही बनता, यहाँ नॉर्मल नहीं, डू नॉट यूज, डोंट यूज नॉर्मल हियर, क्योंकि यहाँ पर वहां मिरर ही नहीं है, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉप करोगे वहां पे, मतलब एक्चुअल वाला जो नॉर्मल रिफ्लेक्ट और इंसिडेंट वाले जो नॉर्मल है वो वाला, ये तो हमने ड्रॉप किया है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर अब आपके पास एक और हम रे दिखा सकते हैं, सपोज मैंने ये बना दी और ये रिफ्लेक्ट कर गया ऐसे, इसको आप पीछे एक्सटेंड करो तो ये बन गया। अगर आपकी जो आंखें हैं, जैसे ये वाला पॉइंट पे भी अगर आप देखो, मान लो ये मैंने बना दिया और इसको आपने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो इसको अगर आप देखें, सपोज ऐसे आ गई, तो अगर आपकी आईज जो है इस रीजन में आती है तो आप देख पाओगे उस इमेज को, इस रीजन में नहीं आती तो फिर नहीं देख पाते। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर की बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पर इमेज बन रही है, वो आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, कि आपका जो एंगल है वो कहाँ है। ठीक है, आपको आदर्श क्या करना है, अभी क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के आगे नहीं रखा, वो कहीं ऊपर नीचे रख दिया उन्होंने। ऑब्जेक्ट से कुछ रेस तो होंगी ना जो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी, अगर वो रेस जाती है तो रिफ्लेक्ट भी होंगी, और उनको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करके पॉइंट पर दिखा सकते हो। ठीक है, वर्चुअल इमेज बना सकते हो, तो इमेज बन रही है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देख यहाँ से रहे हो, मान लो आप यहाँ से देख रहे हो तो नहीं दिखेगा, बट आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो दिख जाएगा। नॉर्मल क्यों नहीं, देखो जो आप लॉज लगाते हैं ना, वो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप एक नॉर्मल डालते हैं, आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां नहीं हो सकता, यहाँ मिरर ही नहीं है। ओके, क्लियर है वैशाली? एक्सटेंड किया है टू फाइंड दैट इमेज, वो निकाला है हमने वहां पर, लेकिन आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज नहीं दिखा सकते ना, इसलिए आपको नॉर्मल नहीं लेना। क्लियर है सबको? ये आपके पास है ऑब्जेक्ट, ये आपके पास है इमेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज है सारी।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कच्चे से सवाल की। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। ये सवाल है आपका पेपर के हिसाब का। ये भी आ जाते हैं आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट दिखा देंगे, आपको पूछेंगे इनके रिस्पेक्ट में कौन सी इमेज सही है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये आपके पास मिरर है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका कितने डिस्टेंस पे रखा है, लेट्स से 2 मीटर पे रखा हुआ है, ये 2 मीटर पे रखा है। अब इसकी इमेज आपको बनानी है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है आपके पास 20, दूसरा ऑप्शन आपके पास है √20, सी ऑप्शन आपके पास है 0 - 2 एंड डी ऑप्शन आपके पास है 0 - √2। सभी बच्चे ट्राई करेंगे यूजिंग ऑल दी कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट रहता है, आपको एंगल्स वगैरह निकालना और ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये यूज करनी पड़ेगी। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके पास मिरर है, ये मान लो आपके पास वाई एक्सिस है, ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं कि इमेज जहां बनेगी ना उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये एक्स वाई एक्सिस के अंदर जहां पर भी इमेज बनेगी। सॉल्व कीजिए जरा, एक बार दिमाग लगाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कोशिश करो सभी बच्चे। कर रहे हो सभी कोशिश? कुछ ऑप्शंस आए हैं, ऑप्शन ए, डी। हाँ जी, जो दीपांशु आपने सवाल पूछा था बेटा, तो जहां पर भी रिफ्लेक्शन है दिस इज एप्लीकेबल, लॉ इज एप्लीकेबल। जो मैं बोल रही थी ना इट इज ऑलवेज ट्रू, तो वॉल के लिए भी वो ट्रू है, बट प्रॉब्लम वहां ये है कि वहां पर जब एक लाइट बीम आती है उसमें बहुत सारी रेज होती है, तो अगर सरफेस आपके पास रफ है तो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो एक स्कैटर्ड आपके पास रिफ्लेक्शन होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं रहता, तो डिफ्यूज आप बोल सकते हो, या आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। क्लियर है सबको? मैं आपको ये सुना भी देती हूँ। वॉल हैज अ रफ सरफेस सो द रिफ्लेक्शन बाय अ वॉल इज अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
सबसे पहली बात ये सीधा परपेंडिकुलर तो है नहीं कि यहाँ पर इमेज बन जाएगी। दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे। अब हम ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन द सरफेस। तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ओके, अब देखिए ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा। ये दोनों नॉर्मल हो गए ना ऐसे, इस तरह ये पूरा 90 होगा। ठीक है, ये 45 तो ये 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। यहां तक क्लियर है सबको? थम्स अप कीजिए अगर क्लियर है तो। ओके, सो इससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये 45 है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला होगा। ये पूरा 90 है तो ये वाला पूरा 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 ही हो गया। सबका सम 180 बनना चाहिए। क्लियर है सबको? थम्स अप करते जाओ क्लियर है तो। एंगल्स का गेम है सारा। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। ये 2 है, अगर मैं इस 2 का इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्शन लू तो 2 cos 45 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास ट्राइंगल है ना, ये आपके पास एक साइड हो गई, ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास मान लो कितना है, 2 मीटर। ये एंगल 45 डिग्री है। तो अगर मैं इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा पूरा, 2 cos 45। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल लो और आप साइन कोस टेंजेंट इनको यूज करके भी ये साइड निकाल सकते हो कितनी बनेगी। ये मान लो आपके पास ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। ये मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है और ये ओ मान लो। ठीक है, सो 2 cos 45 इज व्हाट, √2। 2 इंटू में cos 45 इज 1/√2, तो 2/√2 इज √2। तो ये आपके पास जो साइड है ए बी, ये आपके पास निकल के आती है √2। ठीक है, अब हम वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि इमेज जो आपके पास √2 डिस्टेंस पे बनेगी, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर ये √2 डिस्टेंस है तो इमेज जो बनेगी वो भी आपके पास √2 डिस्टेंस पे ही बनेगी। सो अब बात आती है, ये भी √2 ही आएगा। बी डी ले लेते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है मैम ऐसे कैसे पता चला आपको कि ये √2 होगा? आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आपके पास 2 है, ठीक है, ये √2 और ये √2 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो थोड़ा और क्लियर बना देते हैं। ये आपके पास आ गया ऐसे, तो ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप यहाँ कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो। आपके पास ये दो एंगल सेम है, 45 45, और आपके पास बीच वाली साइड कॉमन है, तो ये साइड जितनी है उतनी ही ये साइड होगी। ठीक है, इमेज वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो कि लेंथ जितनी आपके पास ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी ही इमेज की मिरर से होती है। तो ये √2 है तो ये भी आपके पास √2 हो गया। तो ये बड़े वाला ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2√2। ये हो गया आपके पास 2। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो पाइथागोरस से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 2√2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है, बेस कितना है आपके पास। अब आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ अगर हम बात करें, ये 90 है। ठीक है, सो आप एंगल कौन सा कंसिडर करते हो उस पर डिपेंड करता है, बट यहाँ हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एंगल ले लो। तो ये मान लो आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो आपके पास बेस कितना है, 2 का स्क्वायर यानी 4।
सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 4, तो ये हो जाएगा आपके 8 माइनस 4 यानी 4, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी P इज इक्वल टू होता है +-2। और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, -2, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, -2। अब ये y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, ये आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, C, 0 -2। क्लियर है सबको, सबने गलत निकाला ना, किसी ने दिया ही नहीं सी जवाब, तो हाँ शैली ने दिया था, वेल डन बेटा। कैसे पता चलेगा, इमेज वहां बनेगी, देखो आपको पता लग रहा है ये चीज, देखो मैंने कॉन्ग्रुएंसी से आप ये चेक कर सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल तो ये है, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपके पास क्या है, सही बनाया मैंने, आपके पास एक तो है ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। आप ये देख रहे हो 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है, और ये साइड कॉमन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है। तो इमेज वही बनेगी, बाय सिमेट्री भी आप ये देख सकते हो कि इमेज वही बनने वाली है, अगर ये √2 है तो ये √2 पीछे जाएगा, एंगल से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपके पास पूरा ये जो आप मिरर बन रहा है ये बिल्कुल मिड में बन रहा है, 45 45 पे है ना, इधर 45 इधर भी 45, ठीक है, और ये आपके पास जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इधर आ रहा है, तो इसके ऊपर ही जाएगा ये, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है, अगर सिंगल पॉइंट का समझ लिया तो ये तो बहुत इजी लगता है देखने में, तो ये आपके पास मान लो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास मिरर है, ठीक है, जितना डिस्टेंस, अब एक एक पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट्स को उठा लो, तो ये जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे पीछे हमारे पास इमेज बन जाएगी इसकी, ये पॉइंट जितना दूरी पे पीछे उतनी ही दूरी पे इमेज बन जाएगी, तो आपके पास ये इमेज बन गई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, क्लियर है सबको। अब सपोज ऐसे होता, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह रखा है, तो आप क्या करोगे, इसका बनाओगे इतना डिस्टेंस पे होगा, इसका बनाओगे इतना डिस्टेंस पे जाएगा, तो आपके पास इमेज ऐसे बन जाएगी। अगर इसका रे डायग्राम भी आपको बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी रे डाली यहां से सपोज, और ये रिफ्लेक्ट होगी, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ ये पॉइंट मान लो, यहां से एक नॉर्मल गया एक ये गया, और भी ये भी नहीं क्लियर लगता तो एक और रे डाल लो ऐसे, ये पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड, ऐसे ही आप नीचे के लिए बना सकते हैं, इस पॉइंट के लिए कोई भी लाइट रे गई मान लीजिए ऐसे, और ये इसके ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, कोई और दूसरी ले लीजिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो पहले इमेज बना लो, ठीक है, उसके बाद आप रे डायग्राम बना सकते हो। हाँ दीपांशु बेटा देंगे आपके, कुछ आज एडिट भी हैं, कुछ और भी मैं दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए, पहले ये वाले आपको जो आज दिए हैं वो कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा और सवाल आता है, यहीं पर आपको दिखाते हैं, कुछ क्लॉक के क्वेश्चंस भी आते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको एक क्लॉक दे दूं और इसमें बजे हुए 3, ठीक है ऐसे, और इसके आगे मैंने रख दिया क्या, मिरर, तो हमें टाइम क्या दिखाई देगा, बताओ टाइम क्या दिखाई देगा, 9:01। सिंपल है ये सवाल तो,
ये मान लीजिए आपके पास है, ये पॉइंट है, ये जितना दूरी पे होगा इधर वो उतना ही दूरी पे बनेगा ऐसे, और ये वाला आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, तो हमें 9 बजे दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपका सवाल मैं बदल के कर दूं, मुझे 2 घंटे 35 मिनट और 15 सेकेंड इसका इमेज बना के दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन, 2 घंटे 35 मिनट 15 सेकेंड। अब इसका इमेज बनाने बैठोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्या ट्रिक है आपके पास? आप 11 घंटे 59 मिनट्स 60 सेकेंड में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपली 2 hours 35 मिनट 15 सेकेंड, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। क्या आएगा आपके पास? 5, और ये आएगा आपके पास 4, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 10 11, 11 में से 2 गया 9। ये दिखाई देगा आपको क्लॉक में। क्लियर है? 9 घंटे 24 मिनट 45 सेकेंड। आपको 11, 59, 60 इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ आपको क्या करना है, देखिए आपका जो टाइम फॉर्मेट है ये 12 12 12 0 0 0 0, 12 घंटे 0 मिनट 0 सेकेंड। यहाँ से हम लोग इधर एक कैरी लेते हैं, ये आपको टाइम का अगर थोड़ा बहुत याद हो, 1 घंटा आप ले गए यहाँ से, यानी 60 मिनट आपने इधर कर दिया, यहाँ से आप फिर एक इधर ले जाते हो, तो ये 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकेंड। सो बेसिकली आप ऐसे ध्यान ही रखो इसको, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकेंड में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ क्लॉक नहीं बनाना, क्लॉक बनाने बैठोगे तो इतना तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने ऐड कर रखा है, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है यहाँ पे, ये हम कल करेंगे। ठीक है, कल। ओके, और इसके बाद होमवर्क सेक्शन है। होमवर्क सेक्शन में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। जैसे यहाँ पर क्लॉक वाला क्वेश्चन भी है, और ये दीपांशु देखिए इनके इमेजेस बनाने के सवाल हैं। ये देखिए केरा आपका कोऑर्डिनेट का सवाल आप बोल रहे थे कि कोऑर्डिनेट का सवाल दे दीजिए, ये भी एक सवाल है इसके अंदर। सभी तरीके के सवाल हैं, आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपको डायग्राम बना के देखना है, और आपका थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चे ट्राई करेंगे, इनके सॉल्यूशंस आपके जैसे ये हो जाते हैं मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्लियर है? हाँ ये मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को। गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। कोऑर्डिनेट के लिए कोई ट्रिक नहीं है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा।